चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? नमस्ते। मेरा नाम है निशात बिरंजन फ्रॉम एम्स नागपुर एंड आज हमारा सेशन है ऑन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज हमारा जो सेशन होगा वो होगा आस्क मी एनीथिंग। ओके, सो ये आस्क मी एनीथिंग हमारा जो साथी जो प्लेटफॉर्म है, इनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें आपको जो भी डाउट होते हैं, नॉट नेसेसरीली कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी आपको डाउट होते हैं, सो यू कैन आस्क दैट टू अस एंड विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट to clarify those doubts. Okay, so my introduction is I'm currently a final year MBBS student, ninth semester in AIIMS Nagpur, and तो चलिए शुरू करते हैं हमारे केमिस्ट्री का सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू जस्ट कमेंट दिस ईयर्स नीट, दैट इज जो इस साल हमारा हुआ था, नीट 2024। सो एज यू कैन ऑल सी जो रिजल्ट्स हमारे आए हैं आज, जो कल परसों एनटीए ने डिक्लेयर किए थे, so those results were something out of the box. I mean you can see कि competition का level किस तरह से बढ़ चुका है, कट ऑफ्स कितने हाई जा रहे हैं। So we'll also try our level best here, the साथी team, that we provide the best of best content to you, and जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल पे हो सके ना, आप भी बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेजेस में अच्छी रैंक के साथ जा सके। ओके, सो विद दिस विल स्टार्ट टुडेज सेशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें आया था, दैट वाज if the radius of the second orbital of helium plus atom is 105.8 picometer, what is the third orbital of lithium plus 2 ion? Okay, and तो ऑप्शंस अभी हम नहीं देखें, ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ लिथियम प्लस आयन किसका, थर्ड ऑर्बिट का। एंड हमें गिवन है जो सेकेंड ऑर्बिटल रेडियस है हीलियम प्लस का, वो कितना है, 105.8 पिकोमीटर्स। ऑलराइट, चलिए, तो ये फॉर्मूला हमने डाला था जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है। सो इन दैट चैप्टर वी नो थ्रू दैट द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट of a hydrogen like atom is given by the formula. What is the formula for that? Try to recall. Yes, so the formula is radius of nth orbit is equals to n square into h square divided by z e square upon mass of electron. ठीक है, अब ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमें याद करना, इसकी वैल्यू याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। सो व्हाट वी डू इज हम इसका एक थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। ये जो प्रैक्टिकल फॉर्मूला है ऑफ nth ऑर्बिट का, what is that practical formula that is easy to remember as well as easy to implement while writing the questions? ठीक है, so that radius of nth orbit according to that formula is given by n square into a naught divided by z. इधर n क्या है हमारा, n is the principal quantum number and a naught is the Bohr radius divided by z. Z in this question, z is the atomic number. ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं लिथियम प्लस 2 की, ओके, लिथियम प्लस 2 की अगर हम बात करें तो z इसके लिए हो जाता है 3। तो z हमें 3 मिल गया है एंड n जो है हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है, सो n ऑल्सो बिकम्स 3। ठीक है, सो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाय 3। तो इससे एक 3 कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट वी गेट इज 3 इंटू ए नॉट। नाउ ए नॉट की जो वैल्यू है बोर रेडियस, दैट यू शुड नो, दैट इज अ मस्ट नो। एंड इनफैक्ट जो हमारे नीट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये वैल्यूज दी हुई होती हैं, जो कांस्टेंट्स होते हैं, दोज वैल्यूज आर गिवन। दे डोंट एक्सपेक्ट कि यू शुड रेक्टिफाई दैट वैल्यू, है ना, कि आप वैल्यूज याद करते रहें, नहीं, आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ ए नॉट इज 52.9 picometers. So if you multiply by 3 you will get 158.7 picometers. So that will be the answer. अभी एक बार हम ऑप्शंस में देख भी लेते हैं। ठीक है, so here as you can see the option 2, the one which I am highlighting with the yellow highlighter, that is 158.7 picometers. So that was there in the option.
All right. So this was the first question, the first query that we received, that was solved. ठीक है. अब second हमारा query आई थी हमें. That is a very common and very interesting query. It said कि how to learn the periodic table fast. ठीक है. कैसे हम periodic table को जल्दी जल्दी याद करें. नाउ इसके ना बहुत सारे आंसर्स होंगे, बहुत सारे ओपिनियंस होंगे काफी लोगों के, बट व्हाट आई फील आफ्टर पर्सनली गिविंग नीट, स्पेसिफिकली फॉर नीट एंड फॉर जेई स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द होल पीरियोडिक टेबल. ट्रस्ट मी, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं. इन फैक्ट व्हाट यू नीड टू डू इज, जो शुरू के एलिमेंट्स है, एटलीस्ट टिल 30, till 30, or if you can remember till 40, that is also all right. Till 30 या फिर 20 तक ही आप याद करने हैं. So if you remember those elements and their atomic numbers, their mass number, that is more than enough. उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको Z एंड A की वैल्यूज वो क्वेश्चन दी जाती है. बट अगर किसी को स्पेसिफिकली जानना ही है, वो लर्न ही करना है, तो देयर आर वेरियस मेथड्स. बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप ये वैल्यूज, जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, उनका आप याद कर सकते हैं. जैसे कि इनमें से सबसे पहला एक मेथड है कि आप एक निमोनिक यूज कर सकते हैं. ठीक है. जो निमोनिक्स हैं, आपको यूट्यूब पे एंड इनफैक्ट कोई भी जगह, आपको बहुत सारे, गूगल पे आप जाएंगे, बहुत सारे, ढेर सारे आपको निक्स मिल जाएंगे. सो वन ऑफ दोज, जो साथी प्लेटफॉर्म पे भी आपको पढ़ाते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, in that those videos also they have told it very well. कि of a particular group, how can you remember those particular elements. ठीक है. So this was the first कि how to learn the periodic table fast. Now mnemonics जब आप use कर रहे हैं, so in that you have to create phrases or stories. Now these phrases or stories which you will be creating, each word is going to start with the same letter as the element symbol. So as we had done for the various other things जो हम करते थे, exactly those things you have to apply in this periodic table, and you'll find various videos. Trust me, so many educators and so many people are there, and under 5 minutes, under 10 minutes, those kind of videos are there. So you can watch those videos and you can implement that thing. Okay. The second one is chunking. Now, chunking is personally my favorite approach, which I used in back in 2020. That was to break down the table into smaller sections. ठीक है. पूरा जो आपका periodic table है, PDF will break down it into different smaller sections, and जो एक आपका chunk है, you'll have to learn each chunk separately. So that makes it a bit easier, because in this method what you can do is, जो उस particular order में जो वो elements हैं, you can study their properties together. What is the trend in their atomic radii? What is the trend in their magnetic properties, in their ionic and covalent properties? So all, आई मीन, जो आपका एनसीईआरटी में जिस हिसाब से चैप्टर्स ओरिएंटेड है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लाइक दैट. सो दैट इज द बेस्ट वे which I feel is to get into the periodic table for the exam. ठीक है. तो दो मेथड्स हमने देख लिए. वन वाज निमोनिक्स एंड अदर वाज चंकिंग. द थर्ड वन इज द फ्लैश कार्ड्स. फ्लैश कार्ड्स आर बिट ऑफ अ स्पेस्ड रेपिटेशन, जो हम एक मेथड होता है revision का. So it is one of those very useful methods, flashcards, and you can even use these to test yourself regularly. Okay. Then कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए they'll find it much better with songs and rhymes. I mean, that is, देखिए, ये जो periodic table learn करने का approach है, especially for 11th and 12th class, that is personalized. जिसको जो suit करेगा, you have to take that thing. Here are just a few options. हो सकता है there might be a method which is not listed here, and that which will find way better, which is more suited for you. So songs and rhymes भी बहुत सारे, आप जैसे ही मैंने आपको निमोनिक्स बताए थे, वैसे ही सॉन्ग्स एंड राइम्स भी हैं बहुत सारी, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, जो रिसोर्सेस हैं उन पे मिल जाएंगी. एंड दोज सॉन्ग्स एंड राइम्स विल हेल्प यू पुट द एलिमेंट्स इन अ कैची ट्यून. कैची ट्यून मीन्स, यू नो, आवर ब्रेन, हमारा ब्रेन ऐसे प्रोग्राम्ड है कि जिस चीज में उसे इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, या फिर ज्यादा उसे ऐसा लगे कि हाँ, ये चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी अच्छी लग रही है, सो हमारा इंटरेस्ट उसमें आता है, तो दैट स्टेज इन अ मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो दिस इज वन मेथड विच you can use.
to learn the periodic table. Now, the last one of the methods which I found was the interactive apps. Now, this is something which might be okay with someone, might not be okay with someone. So, बहुत सारे apps आते हैं प्ले स्टोर पे एंड जो periodic table apps होते हैं एंड games होते हैं. So these apps and games, what they'll do is they'll make your learning interactive and fun. Okay. I mean, ऐसा होगा कि you have to arrange the puzzles or you have to solve something या फिर you have to solve a riddle. जैसे आपको एक एलिमेंट के बारे में रिडल दे दिया जाएगा एंड उसका आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है. उसका स्टार्टिंग लेटर बता दिया जाएगा या फिर कुछ भी प्रॉपर्टीज आपको बता दी जाएगी. So these are oriented in an app and in a user interface is very it is very user friendly. ये जो गेम्स का होता है, so you can use those to uh, learn the periodic table like in a better way. I'll not say fast, but in a better way. Okay, because in the end आपको जल्दी याद तो करना है, साथ ही आपको उसको दिमाग में भी रखना है till the exam कि अगर आप भूल भी जाएँ, तो there should be some trick जिससे आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए. ऑलराइट? ओके, so this was a second query. एंड इससे रिलेट ये क्वेरी के रिलेटेड और भी कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और द साथी प्लेटफॉर्म एंड सो दैट आई कैन रेक्टिफाई व्हाइल दिस सेशन इज गोइंग ऑन. ऑलराइट, चलिए. थर्ड जो हमारी क्वेरी आई थी फॉर दिस सेशन, दैट वाज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिनल एंड जेमाइनल इन केमिस्ट्री. ओके, विसिनल एंड जेमाइनल ये जो टर्म्स होते हैं इनका क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट विसिनल. So vicinal refers to two identical or similar substituents attached to adjacent carbon atoms in a molecule. Suppose एक आपका molecule है, जैसे कि this is a carbon 4 carbon molecule. All right. Now in this molecule ये है carbon 2, this is carbon 3. Suppose इधर भी OH group attached है, इधर भी OH group attached है. So दो आइडेंटिकल या सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि एडजेसेंट कार्बन्स पे अटैच्ड है एक मॉलिक्यूल में, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे विसिनल. एग्जांपल है विसिनल डायऑल्स. विसिनल डायऑल्स में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं एडजेसेंट कार्बन्स में. सो इधर भी आप अगर देखेंगे तो दीज आर नथिंग बट डायऑल्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, राइट, OH. So this atom will said to be a vicinal diol. All right. Then आता है जेमाइनल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेमाइनल. तो जेमाइनल की अगर हम बात करें तो जेमाइनल रेफर्स टू टू आइडेंटिकल और सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, जो विसिनल था उसमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स थे. ऑलराइट, एंड हियर इन जेमाइनल देयर विल बी द सेम कार्बन एटम. दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. Here there is adjacent and here there will be the same carbon atom. Example, geminal diols जो होते हैं हमारे, they have both the hydroxyl groups on the same carbon. Is it understood? Fine. अगर हम इसे same structure के form में देखें, so this is again that same
ओके, सो हम इसके पहले बात कर रहे थे, वी हैड कम टिल द थर्ड क्वेश्चन, नाउ विल गो टू द फोर्थ हमारा जो क्वेरी आई थी दैट वाज व्हाट इज मॉलिक्यूलर. So this was very non-specific, and molecular in general refers to the molecules. And molecules हमारे क्या होते हैं? Molecules are nothing but groups of two or more atoms which are bonded together. ठीक है? दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. So two or more atoms which are bonded together are known as molecules. And molecular compounds जो होते हैं, they are typically composed of non-metal elements which are bonded covalently. ठीक है, non-metallic elements होंगे other than the S group, and some D group elements which are bonded in a covalent manner, not in an ionic manner but a covalent manner. All right, चलो. And ये जो electrons जो साथ में bonded हैं in a covalent bond, so they will be sharing the electrons to achieve their stability. Okay, चलिए, तो ये था हमारा keyword is molecular. Now coming on to the next query. The next query is, what is nomenclature? Now, nomenclature is nothing but a systematic method of naming chemical compounds. Again, अगर आप मुझे nomenclature कोई चीज का बोल, जैसे कि IUPAC nomenclature क्या होता है, या some specific for organic compounds, so I would have told you in a specific manner. But in general, अभी हम अगर बात करें, and I've mentioned here also, so nomenclature is nothing but a systematic method कि हम chemical compounds को जिससे name करते हैं based on their structure and composition. ठीक है, कि वो किन चीजों से बने हैं, किन एलिमेंट से बने हैं, क्या ओरिएंटेशन है उसका, composition क्या है, and किस तरह वो space में arranged है. So according to that we'll name those compounds. Understood? अब ये जो nomenclature है, नामकरण है, ये कौन करता है? There has to be a big daddy for this. So एक है हमारे पास IUPAC. What is IUPAC? IUPAC is the International Union of Pure and Applied Chemistry. So IUPAC जो है, it will provide the standardized rules for naming chemical compounds. जो भी chemical compounds आ रहे हैं वर्ल्ड में, हम बहुत सारे synthesize करते हैं, and जो भी इंट्रोड्यूस होते हैं मार्केट में, so इनके लिए जो nomenclature है वो कौन देता है? IUPAC देता है. All right. This is about the nomenclature. Now, next one is the pumice stone. ठीक है, next है हमारा pumice stone. So the question that the query was कि pumice stone is an example of. ठीक है, pumice stone is an example of, and हमारे पास चार options थे इसमें. चार options कौन कौन से थे? First was sol, the second was gel, third was solid sol. ठीक है, first is sol, third one is solid sol, and fourth था हमारे पास foam. All right. So हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्यूमाइस स्टोन जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है. सो डियर फ्रेंड्स, प्यूमाइस स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोम. ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट कि एक्चुअली जो प्यूमाइस स्टोन है, वो प्यूमाइस स्टोन होता क्या है? सो इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ रॉक. ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ वोल्केनिक रॉक जो कब फॉर्म होगा? व्हेन आपका जो लावा है, जो वोल्केनो से इरप्ट होता है, दैट विल सडनली कूल ड्यूरिंग एन eruption. The volcano erupts, there is splashing of lava all around. So when the lava suddenly cools down during an eruption, then this pumice stone is formed. अब ये जो pumice stone है, it is porous and light. पोरस होता है, अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे अंदर फिस्टुलर चैनल्स होते हैं. ऑलराइट, एंड लाइट होता है, एंड ऑल्सो इट हैज अ स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस. अगर आपने स्पॉन्ज देखी होगी, सो यू विल बी एबल टू रिलेट इट कि एक स्पॉन्ज जैसा अपीयरेंस होता है इसका. एंड इसका यूजेज क्या है? टॉकिंग अबाउट द यूजेज ऑफ प्यूमाइस स्टोन, विल गो अ स्टेप अहेड. जो हमें क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही पूछा था कि क्या है एग्जाम्पल किस चीज का, बट विल नो समथिंग मोर अबाउट प्यूमाइस स्टोन. ऑलराइट, so pumice stone is basically used in many industries. काफी इंडस्ट्रीज में हम इसे यूज करते हैं एज एन एब्रेसिव. जो हेल्थ इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री है,
cosmetic industry, in those industries we'll use it as an abrasive. And जो हमारा ground pumice है, that is an abrasive reagent in tooth polish. जो dentistry में हम tooth polish use करते हैं ना, उसमें the ground pumice is an abrasive ingredient. All right. एंड जब ये लावा जिसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ वाटर होता है, राइट, एंड गैसेस वो डिस्चार्ज होते हैं वोल्केनो से, उसके कूलिंग से बनते हैं, ठीक है। एंड उसपे से क्या होगा, फिर जैसे जैसे गैस बबल्स एस्केप होंगे तो लावा फ्रॉदी होते जाता है। अब ये लावा जो फ्रॉदी था, जब ये कूल डाउन और हार्डन होगा तो एक बहुत ही लाइट रॉक मटेरियल होगा जिसमें टाइनी बबल्स ऑफ गैस रह जाएंगे, क्योंकि रैपिड कूलिंग हुई है उस चीज की, राइट। चलिए, तो इसी से हमारा फॉर्म हुआ था pumice stone. So this was our sixth query which was asked. Now coming to the seventh query. In seventh query they told us explain electrochemistry. ठीक है, अब ये बहुत ही जनरलाइज्ड ये है इसका। see, we can take even 1 hour session, 10-hour session only on electrochemistry, but here I'll just give an example of electrochemistry. What is electrochemistry? The very brief about it and what is the scope of it. ठीक है। तो चलिए, electrochemistry is the जो definition है सबसे पहले, so electrochemistry is nothing but the study of chemical processes that involve the movement of electrons, particularly the interactions between electrical energy and the chemical change. ठीक है, सबसे पहले इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल स्मॉल फ्रेजेस में। क्या है ये? केमिकल प्रोसेस की स्टडी है। कौन से केमिकल प्रोसेस? विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। ओके, पर्टिकुलरली कौन कौन से? वो इंटरेक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक एक साइड में हो रही है, दूसरे साइड में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इनके जो आपस में इंटरेक्शन है उनकी स्टडी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं? सी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉट जस्ट ऐसे सिंगल एक टॉपिक कुछ है, राइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब टॉपिक्स होते हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज galvanic cells. Galvanic cells means the batteries, right? Then the second one is electrolysis. Then the third one is electrode potentials. And the fourth one is redox reactions. Now ये जो चैप्टर, ये redox reactions is a different chapter in itself. ठीक है, एक जो चैप्टर है आपका वो अलग से चैप्टर ही होता है आपका इलेक्ट्रॉन एनसीईआरटी केमिस्ट्री में। सो विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट होल चैप्टर। रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस इन जनरल क्या होती हैं, देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। बट अगर हम इन जनरल एक ओवरव्यू दे दें तो हम विल टॉक हियर अबाउट एन इलेक्ट्रोकेमिकल स्केल। ठीक है, इधर हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। सो इफ यू ड्रॉ विथ मी इट विल बी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? सो अ स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस, कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस क्या होता है, इज इट इज दैट वन व्हिच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, एंड ऐसे प्रोसेस में जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो सिस्टम की वो डिक्रीज होती है। ठीक है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है दैट विल डिक्रीज सिस्टम की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी हो जाती है रेडॉक्स रिएक्शन। इफ यू हैव रेड इट वंस यू विल अंडरस्टैंड, ये होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो दिस विल रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा होगा, that process, that movement of electrons in the chemical process will result into the flow of electrons inside the conductor, and that will be known as the electrical energy. आपने समझा कि केमिकल रिएक्शन अंदर हुआ जो apparatus था उसमें, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, क्या वो भी हो सकता है? बिल्कुल, रिवर्स प्रोसेस ऑल्सो पॉसिबल, जहाँ पे अब वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारी? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड ये जो इंटर कन्वर्जन्स है
ये हम एक इक्विपमेंट में कराते हैं। दिस इक्विपमेंट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये जो इक्विपमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं ये? द फर्स्ट वन इज ए गैल्वेनिक सेल, ऑलराइट, एंड द सेकंड वन इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सब दो सेल्स हो गए हमारे, एक था गैल्वेनिक सेल एंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑलराइट। चलिए गैल्वेनिक सेल क्या होता है? सो गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ये दो प्रोसेसेस, these processes will take place in two separate compartments, and जो हर एक compartment होगा that will consist of an electrolyte solution and a metallic conductor। ये जो metallic conductor है it will act, this जो metallic conductor आपका होगा, this conductor will act as an electrode, and जो compartment में आपका electrode है और solution है electrolyte का, that is known as half cells। तो गैल्वेनिक सेल में हमारे पास कॉन्सेप्ट आया हाफ सेल्स का। ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अंडरस्टूड। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखेंगे, सो इट इज अ डैनियल सेल। नाउ डैनियल सेल क्या होता है? डैनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल में जिंक एंड कॉपर का एक कपल होता है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे देख सकते हैं। Zn एनोड जो पोटेंशियल होगा, एनोड वाला इलेक्ट्रोड, वहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रहेगा एंड कैथोड पे रिडक्शन हाफ। सो Zn सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स, एंड कैथोड में कॉपर प्लस टू जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। अब इसके अंदर हमारा होता है दो तीन कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं, एक होता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एक होता है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज एंड सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सब इसके बेसिक्स हैं, and we can talk about on an hour about each of this separately. So I'll just give an overview. Salt bridge and electrode potential. So what is a salt bridge? Salt bridge आपका usually एक inverted U tube होती है। ठीक है, inverted U tube which is filled with a concentrated solution of inert electrolytes। ठीक है, inert electrolytes मतलब क्या? वो इलेक्ट्रोलाइट का काम तो करेंगे बट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, those are the inert electrolytes। Now इसका काम क्या होता है? What is its used? So it is used to maintain the charge balance and to complete the circuit by allowing the flow of ions through it। ठीक है, एक तो उसको चार्ज का बैलेंस करना है, जो भी एक्सेस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो रहा है उसको बैलेंस करना है। दूसरा, जो सर्किट हमारा है वो कंप्लीट कराता है by allowing the flow of ions through it। ठीक है, एंड इसके अंदर एक जेल होता है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हमारा KNO3 या फिर K2SO4, ये जो हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनको हम मिक्स करते हैं। नाउ थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज जो हमारे नेगेटिव आयन है दैट विल फ्लो टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिव आयंस है दोज विल फ्लो टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, एंड जो चार्ज बैलेंस, इसी के थ्रू ये जो प्रोसेस हुआ इसी से हमारा चार्ज बैलेंस मेंटेन रहता है and this cell will keep on functioning। So that was about the salt bridge जिसमें हमारे पास एक inverted U tube थी। लास्ट में हम बनाएंगे पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक। ठीक है, so this was about the salt bridge। Now talking about the electrode potential। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मीनिंग होता है, राइट? सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक गैल्वेनिक सेल में जब दो इलेक्ट्रोड्स को हम डिप करते हैं in the respective ion, so there is a tendency for one of the electrodes to undergo oxidation। अब ये ऑक्सीडेशन कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, गेस करें आप? यस, वेरी राइट, सो दैट विल बी द एनोड। जबकि जो आयन है ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड, it has the tendency to gain an electron। So if you talk about it,
which electrode will have the tendency to gain an electron? That will be the cathode. All right. So this tendency of losing of electrons, that is oxidation, or gaining of electrons, that is reduction, that is known as the electrode potential. Okay, so this is the basic definition of electrode potential. Now इसके अंदर एक और सब टॉपिक है, और यू कैन से स्पेशल पार्ट ऑफ इट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इफ वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय E, then the standard electrode potential will be represented by E naught, right? So what is the standard electrode potential? So इसका definition होता है, it is defined as the electrode potential of an electrode which is relative to a standard hydrogen electrode. So what we did was we took a standard, we took a model, ठीक है, कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसे हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया. उससे रिलेटिव जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कोई भी इलेक्ट्रोड का, व्हाटएवर वी आर टेकिंग, under standard conditions of temperature, pressure, and electrolyte concentration, that will be known as the standard electron potential. And ये जो standard conditions हैं, ये कौन कौन सी होती है? Will be the 1 molar concentration of each ion in the solution. जो भी ions हम ले रहे हैं, so you'll take the concentration as 1 molar, right? The second will be the temperature. Temperature हमारा होगा 298 Kelvin. And the pressure which I told, so pressure will be 1 bar pressure. Okay, तो ये थे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन ब्रीफ. नाउ इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं, लेट्स गेट ओवर विद दिस क्वेश्चन, राइट? सो सपोज दिस इज वन बीकर. ओके, एक बीकर है, ये हमारा दूसरा बीकर है. इधर है हमारा जिंक, सो Zn सॉलिड कन्वर्ट्स टू Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन वाला, रिडक्शन वाला हाफ देखिए, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्वर्ट होता है Cu में, ठीक है, कॉपर सॉलिड. नाउ इधर एक हमारा इलेक्ट्रोड है, राइट? दिस इज वन इलेक्ट्रोड एंड दिस इज वन इलेक्ट्रोड. अंडरस्टूड? ये हमारे कनेक्टेड है एक वायर से. एंड अब हमें क्या बनाना है? इन्वर्टेड यू शेप सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज भी जरूरी है ना भाई. तो ये रहा हमारा सॉल्ट ब्रिज, इन्वर्टेड यू जो मैं कह रहा था. ठीक है, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज. और सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या रखेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स रखेंगे, जिससे आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए एंड चार्ज भी बैलेंस हो जाए. तो दिस इज अ बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अंडरस्टूड? चलिए. तो ये था हमारा 7th क्वेरी विच वाज एक्सप्लेन केमिस्ट्री. अब लेट्स टॉक अबाउट द Vant Hoff factor. What is the meaning of Vant Hoff factor? So the Vant Hoff factor which is represented by I. ठीक है, इसको represent कैसे करते हैं हम? by I. So it measures the effect of solute particles on colligative properties compared to the number of formula units dissolved in the solution. ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं. ठीक, क्या है ये? इफेक्ट देखता है. किस चीज का इफेक्ट देखता है? solute particles का on colligative properties. ठीक है, तो effect of solute particles on colligative properties. Now the question that arises is, what do you mean by colligative properties? So colligative properties are nothing but the boiling point elevation, freezing point depression and osmotic pressure. ठीक है, ये जो तीनों आपके प्रॉपर्टीज हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, कंपेयर टू नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन. मतलब आपने उस सॉल्यूशन में जितने फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व किए थे, उसके कंपैरिजन में क्या जस्टिफाइबल है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो देखा जाता है बाय वैंट हॉफ फैक्टर. नाउ फॉर एग्जांपल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो वैल्यू है वैंट ऑफ फैक्टर की, दैट इज 1. जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो वैल्यू होगी आई की, दैट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन में कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी. कैन बी 2, इट कैन बी 3, कैन बी 1.
for electrolytes, but non-electrolytes के लिए we know that the value is 1. All right. So this was about the Vant Hoff factor, and it is specially useful in those complex questions which we see, जो हमारे अच्छे बुक्स होती हैं केमिस्ट्री की for preparation of UG entrance examination. In that, there are some equations जिसमें first you have to know the reaction. Those are known as third order equation, third order questions. Third order means सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन है. Then you have to write and balance that reaction. Then you have to see कि कौन सा कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिससे ही आपको पता चलेगा कि what will be the value of I. Understood? So there this Van Hoff factor is very very useful. चलिए, तो अभी एक हमें डाउट आया है लाइव बाय ओम आलोक गुइन. हेलो ओम. नाइस और अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ रेनियम. ठीक है. नाउ रेनियम एज यू नो स्टूडेंट्स, रेनियम जो है इट इज अ मेटल एंड उसका जो नोटेशन होता है रेनियम. सो रेनियम इफ यू टॉक अबाउट RHENIUM, रेनियम इज RE. ओके, उसका सिंबल होता है RE. So rhenium is nothing but a transition metal, which is solid at room temperature. Okay, so if you asked about the state of matter, so it is solid at room temperature. At room temperature, see, जब भी हम कोई भी state of matter बोलते हैं, तो it is understood. वो हम assume करके चल रहे हैं कि हम उसके standard condition में बोल रहे हैं. Alright, we're not talking about the room temperature. जो उसका standard condition है, standard stable phase है, उसकी हम बात करते हैं. So room temperature पे this metal is a solid. अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? सो इफ यू आस्क अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एलिमेंट, इट इज 3185 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 5590 डिग्री सेल्सियस. सो मेल्टिंग पॉइंट इसका है 3185 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है 5590 डिग्री सेल्सियस. सो एट दिस टेम्परेचर इट विल मेल्ट, मतलब ये लिक्विड हो जाएगा एंड बॉयल कब होगा? एट दिस टेम्परेचर. अंडरस्टूड? And it is one of the densest and highest melting point elements ever known. Also, appearance में कैसे दिखता है? So talking about its appearance, rhenium is silvery white and metallic. The metallic characteristic appearance होता है and silvery white is the color. So that is its appearance. ठीक है? And also it is ductile as well as malleable. You can fold it into thin sheets. You can make it into thin sheets as well as you can make wires out of it. So it is ductile as well as malleable. Okay, Om. So hope I was able to throw some light on rhenium, the transition metal which you asked. Okay. चलिए. So next we have our ninth query. So the question that was asked was how to solve stoichiometric theory. This was again a very non-specific and very vague question that was asked कि stoichiometric theory कैसे solve करें. Now, see, stoichiometry is not theory. So stoichiometry में क्या theory होगी? It is just about the steps. ठीक है? And you have to solve the equations. You don't have to solve the theory. I mean, you can't solve theory for that. Stoichiometry itself means कि आपके पास equation है and you need to balance it. अंडरस्टूड? एक बैलेंस के केमिकल इक्वेशन बनानी है आपने. सो स्टोइचियोमेट्री की थ्योरी बस ये हो सकती है कि आप, हाँ, आपको किसी ने पूछ लिया कि आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, सो यू हैव टू टेल द स्टेप्स, बट देयर इज नथिंग सच एज थ्योरी. सो व्हाट इज द अप्रोच टू सॉल्विंग द स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स? आपके पास प्रॉब्लम्स रहेंगे एंड आपको सॉल्व करना है. सो कैसे सॉल्व करते हैं, उनमें स्टेप्स होते हैं कुछ. सो दो स्टेप्स यू कैन कंसिडर एज अ थ्योरी. आई विल टेल यू दो स्टेप्स. ऑलराइट, चलिए. तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, दैट इज विल बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ठीक है? कैसे बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को? बहुत सारे मेथड्स हैं उसके. सो हमें बस इतना इंश्योर करना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है फॉर ईच
ओके, सो व्हाट वी वर सेइंग इज कि जो स्टोइशियोमेट्रिक हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसका अप्रोच हम देख रहे थे, राइट? तो पहला हमारा स्टेप था टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, एंड व्हाट वी हैड टू डू वाज कि हमें एंश्योर करना था कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं फॉर ईच एलिमेंट दोज आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, राइट? देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कन्वर्ट यूनिट्स टू मोल्स। जो भी हमें इस यूनिट में दिया है, जैसे कि अगर हम मास दिया है, हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, जिस भी फॉर्म में वो दिया है उसे हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो जो मोलार मासेस थे उनका हम यूज करेंगे एंड we'll use them to convert grams to moles. Understood? Third is we'll use the mole ratios. Now what do you mean by mole ratios? जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट्स हमने दिए हैं। जब हमने एक इक्वेशन बैलेंस करी थी उसमें कोएफिशिएंट्स दिए थे। अब यही कोएफिशिएंट्स का हम यूज करेंगे टू सेट अप द मोल रेशियोज कि इसमें इतने मोल थे, सेकंड वन में इतने मोल थे, सो व्हाट इज द मोल रेशियो बिटवीन देम। ओके, चलिए नेक्स्ट। देन विल सॉल्व फॉर द डिजायर्ड क्वांटिटी। जो भी हमारी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, विल सॉल्व द इक्वेशन फॉर दोज थिंग्स। जैसे कि विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और द मास ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। जो भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से हमें जिसका भी फाइंड आउट करना है उसके मोल्स या फिर मास हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेप और द लास्ट अप्रोचेबल पॉइंट, दैट इज विल कन्वर्ट द मोल्स बैक टू डिजायर्ड यूनिट्स। सबसे पहले हमने क्या किया था? जो हमारे डिजायर्ड यूनिट, जो हमारी यूनिट जिसमें दिया था क्वेश्चन, उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट किया था। Now, in the end, what we'll do is, suppose our desired unit is mass. Okay, we have to tell the answer in grams. So what we'll do is, जो भी हमने answer moles में निकाला था, we'll again convert that same quantity into the desired unit. And if needed, we'll convert the moles back to grams or other units. ठीक है? अगर जरूरत पड़ती है तो, if it is asked in the question or we have to report our answer in that particular format, तभी हम वापस से दूसरे यूनिट्स में उसको रिपोर्ट करेंगे। चलिए, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट theory that we received was, the next query which we received was, at extremely high temperature the absorption is, and 4 options are given. Okay, option A saturated, option B undetectable, option C surface area dependent, and option D is spontaneous. So अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर्स की बातें करते हैं, so their absorption, if you see, that will be practically undetectable. Why? Because extremely high temperature पे most of the liquids जो है, extremely high means we are talking about thousands of degrees of Celsius, right? So in thousands of degrees of Celsius अगर हम बातें करें, so there no substance that is meant to be stay in the liquid form that will stay as a liquid, वो evaporate हो जाएगा। So if we want to see कि हमने उसको उस substance पे जब रखा तो कितना absorb हुआ, so that is practically undetectable. All right, that was the 10th question, which was in the form of a multiple choice question. Now coming to our 11th question. The 11th question says, at low pressure the fraction of the surface covered follows. All right, interesting question. It is not about कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो ऐसी होती हैं, जो हमारे एलिमेंट्स के लिए होती है, इट इज नॉट अबाउट दैट। इट इज सेइंग कि लो प्रेशर पर जो हमारा फ्रैक्शन है सरफेस कवर्ड, वो क्या फॉलो करता है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन डज इट फॉलो? इज इट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इज इट ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? इज इट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? और इट इज अ फ्रैक्शनल ऑर्डर? सो फ्रेंड्स, specifically for low pressure, if you talk about, the fraction of surface covered here, it will follow a first order reaction. Understood? And you know very well the characteristics of the first order, zero order, second order of the reaction. ठीक है?
How does the rate of the reaction depend upon the substrate concentration? Then what is the T half for that? Those properties you already know. All right. चलिए. Next is the dielectric constant. Now, dielectric constant is something जो कि एक innate property होती है कोई metal की, and इसका use आपको physics में भी आएगा. When you solve the questions on conductors, electricity, current, electricity, or electrostatics, in those chapters also you'll come across the dielectric constant. कि आपको दिया जाएगा कि ये metal का या फिर ये substance का so and so element का dielectric constant is this, and you have to calculate something. All right. So डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय टू सिंबल्स. आइदर वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय कापा और यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय एप्सिलॉन आर. ऑलराइट. सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट a measure of a substance's ability to insulate charges from each other. Okay. कोई भी सब्सटेंस की वो एबिलिटी कि वो चार्जेस को एक दूसरे से इंसुलेट करके रखे. मतलब हमें ये पता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं आसपास में, सो देयर टेंडेंसी इज टू गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर. तो अगर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, अगर हमने एक डी से डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख दिया, सो इट विल ट्राई टू इंसुलेट द चार्जेस फ्रॉम ईच अदर. ऑलराइट. एंड ये एक्चुअली होता क्या है? सो इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ permittivity of a substance to the permittivity of free space. ठीक है. ये बस एक रेशियो है, एक कंपैरिजन है कि कोई सब्सटेंस कितना परमिटिव है. ठीक है. तो उसकी परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज द, एंड ये जो रेशियो है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नाउ, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ऑब्वियसली दैट विल इंडिकेट बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल. ठीक है. व्हाई? क्योंकि हमने अभी कहा था कि ये एबिलिटी है कि ये चार्जेस को एक दूसरे से इंसुलेट करके रखे. तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, दैट थिंग. ऑलराइट. चलिए. सो दिस वाज अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नाउ, next question is very good and it is very simple also and very easy to master. It is very scoring. अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो it is very scoring. The question is, what is hard water and how to make it soft? ठीक है. हार्ड वाटर क्या होता है and उसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करना है? So first coming on to the main part. Hard water is that water जिसमें high concentrations of dissolved minerals रहेंगे. ठीक है. So it is water which will contain high concentrations of the dissolved minerals. कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? So it contains primarily calcium. Calcium means Ca+2 and magnesium ions. Calcium ions and magnesium ions. ठीक है. Now, ये जो मिनरल्स हैं, these minerals can cause several issues. बहुत से इश्यूज करा सकते हैं, जैसे कि पाइप्स जो हैं उसमें स्केलिंग करा देंगे. अब हमारे जो अप्लायंसेस है जो हम यूज करते हैं, which require the flow of water through them, so in those they will cause scaling. फिर जो सोप है हमारा, जो हम साबुन लगाते हैं नहाते समय, so there will be reduced effectiveness of the soap. And detergents, suppose you are washing your something, your clothes, stained clothes with detergents, and you find 3-4 times ki the stain is not going and detergent is not working well, so it might be ki the water which you are receiving is hard water and you need to get it treated. And also importantly, it will cause potential skin irritation. कुछ लोग बोलते हैं, as you might have heard, कि हम इधर गए थे, we went to stay there or we are studying there, but uh, the उधर का पानी सूट नहीं कर रहा है. So what do they actually mean by the term कि पानी सूट नहीं कर रहा है? So that is nothing but the skin irritation. हो सकता है कि there is hard water there. All right. चलिए. So this was the first part of the question. Now coming to the second part. How do we soften the water? So softening the hard water involves removing or neutralizing these mineral ions. जो भी mineral ions से कौन-कौन से थे रिवाइज करें? Calcium ions and magnesium. So we have to remove or neutralize these mineral ions.
And the common methods for this process include, which are the common methods? सबसे पहले है हमारा ion exchange method. Alright, the first one is the ion exchange method. Now, what do you actually mean by the ion exchange method? See, ion exchange method is the most common method which is used in household water softeners. जहाँ पे characteristically hard water होता है, so household water softeners उधर available उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन मोस्ट कॉमन मेथड है जो हम यूज करते हैं दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड. इसमें क्या होगा? द वाटर विल पास थ्रू अ रेजिन बेड कंटेनिंग सोडियम और पोटेशियम आयंस. ठीक है, ये जो रेजिन बेड होगा उसमें कौन से आयंस होंगे? सोडियम और पोटेशियम आयंस, Na+ और K+. द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर एक्सचेंज्ड फॉर सोडियम और पोटेशियम आयंस. ठीक है, देयर बाय सॉफ्टनिंग द वाटर. हमारे वाटर में कौन से आयन थे? हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस थे. तो जब हमने उसे पास किया इन रेसिड बेड से जिनमें क्या थे? सोडियम एंड पोटेशियम आयंस. सो व्हाट हैपेंड वाज इंटरचेंज हो गया. सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह सोडियम और पोटेशियम चले गए. एंड जैसे ये आयंस रिमूव हो गए तो वैसे ही हमारा वाटर सॉफ्ट हो गया. ठीक है, मेक सेंस? चलिए, ये था हमारा सबसे कॉमन मेथड एंड द फर्स्ट मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग द वाटर. दूसरा है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज आरओ. जो हम वाटर फिल्टर्स में देखते हैं हेमा मालिनी को ऐड करते हुए, रिवर्स ऑस्मो आरओ है, इसमें यूवी है. सो आरओ इज नथिंग बट रिवर्स ऑस्मोसिस. Now this method will specifically use a semi permeable membrane. ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी to remove a wide range of impurities. Now this wide range of impurities also include calcium as well as magnesium ions. ठीक है, water is forced through the membrane under pressure. ठीक, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अंडर प्रेशर हम वाटर इसमें से फोर्स करेंगे. अब इससे क्या होगा? ये एक फिल्टर की तरह काम करेगा, ये एक सीव की तरह काम करेगा, एक छन्नी की तरह काम करेगा, लीविंग द हार्ड वाटर मिनरल्स बिहाइंड. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हमारे मिनरल्स से those will be left behind and what you will get is the soft water. Understood? चलिए, नेक्स्ट तो हमने दो मेथड्स देखे अभी तक. एक था आयन एक्सचेंज मेथड एंड द सेकंड वन वाज रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, then the third one is chelation. Let's talk about chelation. Now, chelating agents, कौन कौन से chelating agents हमें पता है? जैसे कि EDTA. एग्जाम्पल ले लें EDTA का. What is EDTA? Ethylene diamine tetraacetic acid. So these chelating agents will bind to the calcium and magnesium ions. Okay, जो हार्ड वाटर में हमारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस थे, so EDTA will bind to it, preventing them from causing hardness of the water. Okay, then है हमारा lime softening method. जो next method है that is lime softening method. What do you mean by the lime softening method? इस process में क्या होगा कि हम lime add करेंगे to the water. Now, what do you mean by lime? What is lime? Lime is nothing but calcium hydroxide. Okay, CaOH 2 times. This is lime. ठीक है, ये हमने वाटर में ऐड किया. नाउ लाइम ऐड करने से फायदा क्या हुआ? लाइम विल प्रेसिपिटेट द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एज देयर रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स व्हिच कैन देन बी फिल्टर्ड आउट. तो हमने लाइम इसमें डाला. अब लाइम डालने से क्या हुआ? जो हमारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस थे वो इनके साथ रिएक्ट करेंगे एंड वो उनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे. इन्होंने एक बार इनके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना लिए तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. उनका प्रेसिपिटेट हमें नीचे मिलेगा एंड देन हम इनको नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर आउट भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, ये था हमारा लाइम सॉफ्टनिंग. लेट्स टॉक अबाउट द बॉइलिंग. Now, boiling as a method temporarily will remove the hardness, which is caused by bicarbonates. एक होता है temporary hardness और एक होता है permanent hardness. Calcium, magnesium salts will those will cause the permanent, and here जो bicarbonates होंगे इनके those will be causing the temporary hardness. तो ये boiling method से आप सिर्फ temporarily हटा सकते हैं. ठीक है. Now, this process will cause the calcium bicarbonate to decompose into insoluble calcium carbonate.
which can be removed by filtration. तो जो कैल्शियम हमारा बाइकार्बोनेट था, that was soluble, but जैसे ही हमने बॉयल किया, this bicarbonate compound will decompose into the insoluble form, which is known as calcium carbonate, and this calcium carbonate can be removed by filtration. ठीक है? So this was the principle behind the boiling method. Then we have the last, which is used as a very big scale. ठीक है? बहुत बड़े स्केल पे जो हम यूज करते हैं, those are the magnetic or electronic descalers. What are these magnetic or electronic descalers? Now these devices, इनका claim ऐसा है कि they'll reduce the effects of hard water. कैसे करेंगे? By altering the properties of minerals so they do not form scale. ये क्या करेंगे? वो मिनरल्स को हटाएंगे नहीं, वो जो हमारे एलिमेंट्स थे उसके अंदर जो मिनरल्स थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ऑल्टर करेंगे हार्ड वाटर के मिनरल्स की, एंड दोज विल नॉट फॉर्म द स्केल्स. पर however जो इफेक्टिविटी है इन डिवाइसेस की, दैट इज डिबेटेबल, एंड अभी तक इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन एज रिलायबल एज अदर मेथड्स. ठीक है. चलिए. नाउ एंड हमें अगर स्पेसिफिक एंड अप्रोप्रिएट मेथड जो भी हमें चूज करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन कि हमारी स्पेसिफिक नीड्स क्या है. ठीक है. Then what is a budget and the water hardness level which is present in that particular sample of water. So according to that, you can choose what method do you want to use for softening the hard water. Okay. Now, the question which is asked by Nagubandi Ramesh, that why potassium has two valencies. So potassium, as you know, potassium generally has a valency of one in any reaction which you see, it is actually an alkali metal. So it contains one electron in its valence shell or an orbital. And we talked about the stable electronic state noble gas configuration, which every particular element tries to achieve in order to maintain its stability. So potassium, as a matter of fact, will have a valency of one in most of its compounds. Whatever the compounds you see other than the plus one valence state, those will relatively be unstable, and वो आपको ज़्यादा नेचर में मिलते हैं नहीं. Okay, because after losing that one electron, it will be in the configuration of 288. Alright, उसकी outer most shell जो है उसमें octet complete हो जाएगा. So it will have the stable configuration. So why will it want to lose or gain another electron other than that? Right? It mostly has only one valence electron, and that is its reactivity. Okay, Ramesh. So I hope I was able to clear your doubts, and we have completed all the queries which were given to us. So again, I would like to reiterate on the fact that you please go through your text, your study material, which you are referring, and the Sathi platform, it provides a very nice study material. उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, all the necessary contents, the previous year questions, the other sample questions, everything is given in the Sathi platform, and you can take great advantage. You can use those materials, and you can uh, upscale your preparation. Like you can go to very good ranks using those materials, and there are many good educators like us. We will be helping you. So if any other doubts are present, please feel free to contact on the Sathi platform, and we'll try to arrange another session if required. Okay, thank you very much. All the best.